हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं द एनिमी वाइफ चैप्टर 2। एक बड़े से कमरे में शांति पसरी हुई थी। उस कमरे में इस वक्त इतनी गहरी शांति थी कि गुस्से की वजह से तेज हो चुकी दमयंती देवी की ही सांसें उस कमरे में सुनाई दे रही थीं। दमयंती देवी एक 60 साल की महिला थी, लेकिन उनके चेहरे पर दमकता हुआ तेज और उनका रौबदार चेहरा उनकी उम्र को मात देता था। गुस्से से लाल हो चुकी दमयंती की आंखें इस वक्त अपने सामने बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई अपनी पोती यानी कि मैत्री पर ही थीं। दमयंती देवी मैत्री की दादी थीं। उनकी आंखों में इस वक्त मैत्री के लिए बेइंतहा गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, जिसे वहां खड़ा पीयूष और धानी रावल, जो कि मैत्री और पीयूष की माँ थी, वो साफ साफ देख पा रहे थे। पीयूष ने एक नज़र बेहोश मैत्री के चेहरे की ओर देखा और फिर वो उस रूम से निकलकर बाहर आ गया। लेकिन धानी इस वक्त अपनी बेटी के साथ ही बैठी हुई थी। वो इस वक्त मैत्री को एक पल के लिए भी दमयंती देवी के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी सास दमयंती देवी का गुस्सा कितना ज़्यादा बेकाबू है, और जब बात आती थी मैत्री की तब तो दमयंती देवी का ये गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाया करता था। इसलिए ही उन्होंने पिछले कुछ सालों से मैत्री को दमयंती देवी से दूर रखा हुआ था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था कि धानी चाह कर भी आज मैत्री को दमयंती देवी के गुस्से से बचा नहीं सकती थी। वो अभी अपने दिमाग में यही सब सोच रही थी कि अचानक से उन्हें महसूस हुआ कि मैत्री होश में आ रही है। उन्होंने जल्दी से मैत्री को देखते हुए उसके गालों को हल्के से थपथपाया। मैत्री, जो अब अपनी बेहोशी से धीरे धीरे बाहर आ रही थी, उसने कसमसाते हुए अपनी आंखों को खोलने की कोशिश करते हुए वो बेड से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन इससे पहले कि वो अभी अपनी बेहोशी से बाहर आ पाती कि उसे अपनी दादी दमयंती देवी की कड़क आवाज़ सुनाई दी। आ गया तुझे होश? अचानक से बेहोशी की हालत से बाहर आ रही मैत्री को जब अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दी तो अगले ही पल वो चमक उठी और एकदम से वो होश में आ गई। अब उसके सामने दमयंती देवी का गुस्से से भरा लाल चेहरा था, जिसे देख मैत्री अंदर तक सिहर उठी। दमयंती देवी ने आगे बढ़ते हुए मैत्री का हाथ पकड़ उसे एक बार में खींचकर बेड से खड़ा कर दिया। वहीं धानी अपनी सास दमयंती देवी का ऐसा व्यवहार देख अपनी बेटी के लिए डर गई। उन्होंने दमयंती देवी के पास आते हुए उनसे कहा, मासा, जाने दीजिए ना, मैत्री का इन सब से कोई मतलब नहीं है। वो तो हर बात से अनजान है। उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। उसे छोड़ दीजिए मासा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मासा, मेरी बच्ची को जाने दीजिए। अपनी माँ को अपनी लिए अपनी दादी सा के आगे इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देख मैत्री की आंखों में आंसू किसी सैलाब की तरह बहने लगे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे सजा दी किस बात की जा रही है। उसकी नज़रें अपनी माँ को ही देख रही थी, लेकिन दमयंती देवी की नज़रें इस वक्त मैत्री की मांग में दिख रहे लाल सिंदूर पर ही टिकी हुई थी, जिसे देखकर दमयंती देवी का गुस्सा अब लावा की तरह फूटने वाला था। उन्होंने गुस्से से घर में काम कर रही नौकरानी को आवाज़ देते हुए कहा, कजरी, बहू को इस कमरे से लेकर जा। दमयंती के इतना बोलते ही एक औरत जो घाघरा चोली पहने हुई थी वो कमरे में आई और रोती हुई धानी जी का हाथ पकड़ उन्हें कमरे से बाहर ले आई और अगले ही पल दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। अब तो धानी को अपनी बेटी के लिए और भी ज़्यादा डर लगने लगा था। वो दरवाजे को लगातार पीटते हुए दमयंती देवी से गुहार लगाते हुए बोली, मासा, मैत्री मासूम है, उसे जाने दीजिए, वो कुछ नहीं जानती। वहीं मैत्री, जो दमयंती देवी के साथ कमरे में अकेली थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी दादी ने उसे कभी पसंद नहीं किया था। दमयंती देवी बचपन से ही वो हर मौका ढूंढती थी कि जब वो मैत्री को अपने घर से बाहर निकाल सके। मैत्री ने दमयंती देवी की ओर देखते हुए जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी दमयंती देवी ने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मैत्री के मुंह पर मार दिया। मैत्री,
जो पहले से ही कमज़ोर थी, वो अपनी दादी के थप्पड़ पड़ते ही बेड पर जा गिरी। अगले ही पल दमयंती देवी गुस्से से गरजते हुए बोली, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तू ज़रूर हमारे खानदान की नाक कटाव कर ही रहेगी, और आज तूने वो कर दिखाया। साबित कर दिया तूने कि तू सिर्फ और सिर्फ हमारे सिर पर कलंक लगाने के लिए ही पैदा हुई थी। मैत्री, जो लगातार फूट फूट कर रोए जा रही थी, वो इस वक्त कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी, और ये बात तो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने इस वक्त अपनी दादी के आगे कुछ भी कहा तो उसका अंजाम और भी ज़्यादा गलत हो सकता है। लेकिन अगले ही पल दमयंती देवी ने कुछ ऐसा किया जो मैत्री कभी सोच भी नहीं सकती थी। दमयंती देवी ने मैत्री को उसका हाथ पकड़ उसे एक बार फिर से बेड से उठाकर खड़ा कर दिया, और अगले ही पल उसके बदन से उसकी लाल साड़ी को खींचकर अलग कर दिया। ऐसा होते ही मैत्री ने अपने दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए अपने शरीर को छुपाने की कोशिश करी, लेकिन दमयंती देवी ने उसके हाथों को पकड़ उसके शरीर से अलग करते हुए उसे एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उससे बोली, देखने दे मुझे तेरे शरीर को। आखिर कब से गर्म कर रही थी तू उस दुश्मन के बिस्तर को। दमयंती देवी के ये शब्द सुन मैत्री की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपनी दादी के मुंह से कभी ऐसा भी कुछ सुनेगी, उसे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था। दमयंती देवी ने अगले ही पल मैत्री का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ वॉशरूम में ले गई। वॉशरूम के अंदर उसे ले जाते ही उन्होंने शावर ऑन किया और उसके नीचे मैत्री को खड़ा कर दिया। दमयंती देवी ने शावर के नीचे खड़े मैत्री को सबसे पहले उसकी मांग में बह रहे सिंदूर को अलग कर दिया। मैत्री अपनी दादी को ऐसा करने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो उसका सामना करने के लिए भी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वहीं दूसरी ओर धानी जी भागते हुए पीयूष के स्टडी रूम में आ गई, जहां पीयूष भी परेशानी में अपनी गर्दन नीचे किए हुए सिर झुकाए हुए बैठा था। धानी जी भागते हुए पीयूष के पास आई और उससे बोली, पीयूष चल ना बेटा, मेरे साथ चल, अपनी दादी सा को देखना वो मैत्री के साथ क्या कर रही हैं। मुझे डर है पीयूष, कहीं वो मैत्री को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तेरे बापू साहब भी इस वक्त यहाँ नहीं हैं, मेरे साथ चल। इतना बोल धानी जी पीयूष का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन पीयूष ने अपनी माँ का हाथ पकड़ उन्हें रोक लिया और उनकी ओर देखते हुए बोला, नहीं माँ, अब की बार मैं मैत्री की कोई हेल्प नहीं कर सकता। धानी जी ने अपनी बेटी की बात सुन उसकी ओर पलट कर देखा तो पीयूष की आंखें भी इस वक्त नमी की वजह से लाल थीं। मैत्री उसकी जान थी और इस वक्त उससे भी मैत्री की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। उसने अपनी माँ को देखते हुए कहा, आप जानती हैं माँ कि इस बार मैत्री ने कोई छोटी गलती नहीं की है। आप जानती हैं ना कि मैं उसे कहाँ से लाया हूँ। अपने बेटे का ये जवाब सुन धानी जी धम से नीचे ज़मीन पर बैठ गई और अपना सिर पकड़कर रोते हुए बोली, ना जाने कब तक मेरी बच्ची ये सब झेलेगी और कितनी मुसीबतें लिखी हैं उसकी ज़िंदगी में जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। पीयूष अपनी माँ को संभालते हुए नीचे ज़मीन से उठाते हुए उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा माँ हमारी मैत्री को, आप फिक्र मत कीजिए, बस 2 दिन और फिर मैं मैत्री को लंदन भेज दूंगा। इधर दमयंती देवी का गुस्सा मैत्री पर कहर बनकर टूट रहा था। उसने मैत्री को शावर के नीचे खड़ा किया और उसके भीगते हुए शरीर को गौर से देखने लगी। तभी दमयंती को मैत्री की गर्दन के पास एक नीले रंग का निशान दिखाई दिया, जिसे देख दमयंती देवी के लिए ये समझ पाना मुश्किल नहीं था कि ये निशान किस चीज़ का है और किस तरह उसके शरीर पर आया है। उस निशान को देखते हुए दमयंती देवी मैत्री को और भी ज़्यादा गुस्से से घूरते हुए बोली, सच सच बता लड़की, तूने उस देव के साथ रात बिताई है। दमयंती देवी के मुंह से एक बार फिर ये सवाल सुन मैत्री ने अपने कानों पर अपने हाथ रख दिए और उन्हें जवाब देते हुए बोली, बस कीजिए दादी साहब, ये आप क्या बोल रही हैं। दमयंती देवी ने मैत्री के जबड़े को कसकर अपने हाथों से पकड़ लिया और गुस्से से बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू आगे से मेरी बात को काटेगी। तू रुक, तू ऐसे नहीं बताएगी।
तेरा फैसला तो बाबा नाथ ही करेंगे। इतना बोल दमयंती ने मैत्री को पीछे की ओर धक्का दिया और वॉशरूम से बाहर आते हुए बोली, 10 मिनट है लड़की तेरे पास, कपड़े बदल और नीचे आ जा। और 10 मिनट का मतलब सिर्फ 10 मिनट ही हैं। इतना बोल दमयंती कमरे से बाहर आ गई। वहीं मैत्री, जिसे अभी अभी दमयंती ने पीछे की ओर धक्का दिया था, उस धक्के की वजह से एक बार फिर से मैत्री के राइट कंधे पर दोबारा से लग गई, जहां पहले ही देव के उसे धक्का देने पर दरवाजे से लगी थी। मैत्री अपना कंधा पकड़ दर्द से चिल्ला उठी, लेकिन मैत्री ये बात भी जानती थी कि अगर दमयंती देवी ने उसे 10 मिनट के लिए नीचे आने में के लिए कहा है तो इसका मतलब है कि उसे 10 मिनट में ही नीचे आना है। वो अपना कंधा पकड़ कर उठी और फिर शावर लेकर वो वॉशरूम से बाहर आ गई। मैत्री जब शावर लेकर बाहर आई तो उसे अपनी माँ धानी रावल बेड पर बैठी हुई दिखाई दी। अपनी माँ को देखकर मैत्री भागते हुए उनके गले से जा लगी और रोने लगी। धानी भी अपनी बेटी का यह हाल देख रोने लगी। मैत्री रोते हुए अपना सिर नाव में हिलाते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने देव से। अभी वो इतना ही बोली थी कि धानी जी ने मैत्री के मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप करवा दिया और बोली, चुप हो जा मैत्री, उसका नाम अभी कभी भूल कर भी अपनी जुबान पर मत लाना। जो हुआ उसे भूल जा। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची कि तेरी कोई गलती नहीं है, तो बस चुप हो जा। मैत्री अपनी माँ को देखते हुए बोली, लेकिन माँ, मेरी देव से शादी। धानी जी ने एक बार फिर से मैत्री के मुंह को बंद करवा दिया और उससे बोली, कोई शादी नहीं हुई है तेरी, कोई देव नहीं है, वो सब एक सपना था, उसे भूल जा और आज की हकीकत को देख। धानी जी अब थोड़ा गुस्से से मैत्री से ये सब बोल रही थी, जिसे सुन मैत्री भी हैरान थी। मैत्री को लगता था कि भले ही दुनिया में कोई उसका साथ दे या ना दे, लेकिन उसकी माँ हमेशा उसका साथ देगी। लेकिन आज उसका ये भरम भी टूट चुका था। वो निराश होकर अपनी माँ का चेहरा देख रही थी। धानी जी ने जल्दी से मैत्री के गीले बालों को टॉवल से साफ किया और फिर उसे हल्के पिंक कलर का सूट देते हुए बोली, ये कपड़े पहनो, इससे पहले कि मासा यहाँ आ जाए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। मैत्री की एक आखिरी उम्मीद उसकी माँ थी, लेकिन आज उसकी वो उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने अपनी माँ के हाथ से कपड़े लिए और कपड़े चेंज कर वो उनके साथ नीचे हॉल में आ गई, जहाँ पहले से ही दमयंती देवी और पीयूष उसका ही इंतज़ार कर रहे थे। पीयूष ने जब मैत्री के उदास चेहरे को देखा तो उसका दिल दर्द से भर उठा, लेकिन अब की बार वो मैत्री के आगे बेबस था। वो चाह कर भी इस बार मैत्री का साथ नहीं दे सकता था। आखिर देव से शादी कर क्या गलती कर दी थी मैत्री ने, और क्या कभी मैत्री को उसका परिवार समझ पाएगा? सुनेंगे इसकी अगली कहानी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।